Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले क्लासेस में हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा, जो क्लास लेक्चर खत्म हुआ था वहाँ हमने पढ़ा था क्या, जेनेटिक कोड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आज हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। मेन जो है हमारे एनसीईआरटी में उनके साइलेंट फीचर्स कुछ लिखे हैं और वो सारे ही पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आपके जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे अक्सर करके उससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो देखते हैं जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स क्या है। साइलेंट फीचर्स यानी साइलेंट यानी वो बोलते नहीं हैं बट उनके अंदर ये फीचर्स होता है। उसमें नंबर 1 पॉइंट पे है क्या कि जेनेटिक कोड कोडॉन इज ट्रिपलेट। हमें ये चीज़ पता है कि हम उन कोडॉन को क्या ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी ए जी यू ऐसे, ठीक है, सी या एक चीज़ और इनके बीच में ये कॉमा या गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे रूल के हिसाब से ही है, ठीक है। अगर ये चीज़ सारे सी सी ए टी ए जी ऐसे करके लिखा है तो हमें 3-3 करके पढ़ना है, यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जेनेटिक कोडॉन इज अनएम्बिशियस एंड स्पेसिफिक। मतलब क्या है इसका कि जो जेनेटिक कोडॉन जिस प्रोटीन के लिए, जिस अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उनको ही कोड करेगा, दूसरे किसी पाथ में इनका इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिक है यानी जिसके लिए ये बने हैं सिर्फ उनसे ही इनका मतलब है, अदर किसी चीज़ में इनका कोई मतलब आप कह सकते हो कोई रोल ही नहीं है, वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे दूसरे किसी अमीनो एसिड। मान लीजिए आप GGA या GGU ये ग्लाइसिन अगर बना रहे हैं तो इनका ग्लाइसिन में ही पार्टिसिपेशन होगा, ये टायरोसिन या सेरेनिन ये सब टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जिसके लिए जो बने हैं सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मतलब होगा इन्हों। ठीक, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस। कंटिन्यूअस फैशन में ही रीड होगा, बिना किसी पंक्चुएशन यानी बिना किसी गैपिंग, बिना किसी कॉमा या बिना किसी अदर कोई भी मार्क के। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा तो ऐसे ही पढ़ना है, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ना है, ये हमारे बेसिकली बायोमॉलिक्यूल को पता है। ठीक, अब ये चीज़ ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक रूल याद रखना, बच्चे अक्सर करके एग्जामिनेशन हॉल में ये छोटी मोटी मिस्टेक कि जैसे AUG आपने लिखा उसके बीच में कॉमा लग जाता है, वो कॉमा नहीं लगाना है। ये कॉमा आपने जैसे ही लगाया चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि रूल हमेशा ये कहता है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क का कोई भी वहाँ पे सिंबलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, ना ही इनके बीच कोई गैपिंग होगी, ये कंटिन्यूअस फैशन में बस चलते रहेंगे। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे के पूरे, ये नहीं कि इंडिया में अगर आप हैं तो वहाँ के DNA में कुछ और ही लॉजिक होगा, फॉरेन कंट्री में कुछ और ही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह ये चीज़ यूनिवर्सल है, जो जिस चीज़ के लिए बेसिकली माना गया है उसी चीज़ को वो फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप प्लेस चेंज करो तो इनके बीच वेरिएशन कोई है, नहीं, हर जगह के लिए ये यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आप इसका देख लो, UU कोड फॉर फेनिलएलिन इन बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन। हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। UU ये कोड करता है फिनाइल एनिलीन को। ठीक है, ये चाहे बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो तब भी ये इसी को कोड करेगा, चाहे हमारे ह्यूमन बींग्स में ही प्रेजेंट हो तब भी ये, यानी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर UU है तो वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो किसको कोड करेंगे, फिनाइल एनिलीन को। ठीक, AUG has dual function, it code for methionine यानी MET and it also act as initiator codon। ठीक है, ये क्या करता है, इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी बिहेव करता है, आपके क्वेश्चन में आएगा। इनिशिएटर कोडॉन किसको कहते हैं, तो इनिशिएटर कोडॉन कहलाता है AUG, यानी आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी वो किस कोडॉन को ढूंढने के चक्कर में रहेगा, हमेशा ही AUG, जहाँ से उसको AUG मिलना स्टार्ट हुआ वहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि स्टॉप कोडॉन क्या है, जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाए, तो जैसे स्टॉप कोडॉन मिला वो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस जो होगी वो रुक जाएगी। इनिशिएटर कोडॉन क्या है, AUG। ठीक,
तो जेनेटिक कोडॉन की अगर हम बात करें साइलेंट फीचर, तो नंबर 1 ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ना है। नंबर 2 यहाँ पे हर कोई अपने अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा, बिना किसी अदर चीज़ में पार्टिसिपेट किए, वो उनका जो फंक्शन है वो सिर्फ उसी में इन्वॉल्व होंगे। नंबर 3 कंटिन्यूअस फैशन में रीड करना है, बिना किसी कॉमा, बिना किसी गैपिंग या बिना किसी फुल स्टॉप के। नंबर 4 ये कोडॉन जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब क्या है, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे किसी अदर ऑर्गेनिज्म में हो, अगर किसी चीज़ का जो भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है वो सिंबल है तो वो सिर्फ उसी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, उससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। और नंबर 5 क्या करता है, AUG, ये क्या है, डुअल फंक्शन क्रिएट करता है। एक तो इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी बिहेव करता है और दूसरा एक कोड करता है किसका, मिथ्योनिन का, ठीक है। मिथ्योनिन का कोड कौन करता है, AUG। AUG ही हमारा क्या है, इनिशिएटर कोडॉन। पॉइंट म्यूटेशन, बात करते हैं म्यूटेशन की। आपने हालांकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में अगर लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने म्यूटेशन के बारे में काफ़ी डीप में चीज़ें समझा दी थी। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं यहाँ पे भी। पॉइंट म्यूटेशन, नाम में ही है पॉइंट, पॉइंट का मतलब सिंगल बेस पेयरिंग में कोई दिक्कत आ गई, ठीक, इसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। चेंज इन द सिंगल बेस पेयर इन द जीन, जीन के किसी सिंगल बेस पेयर में कोई दिक्कत आई उसको हम कहते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, सिकल सेल एनीमिया। हालांकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे आपने ये पढ़ रखा है पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था वहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज इन द सिंगल बेस पेयर in the gene of beta globin chain that result in the change of amino acid, ठीक है, रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। क्या होता है, 6th पोजीशन पे, आपको याद होगा अगर तो 6th पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह क्या जुड़ जाता है, वेलाइन, ठीक है। इसकी वजह से जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बाई कनकेव से क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली कहलाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। याद क्या रखना है इसमें कि ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, चेंजेस कहाँ गड़बड़ होते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन के ग्लूटामेट की जगह 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट जुड़ा होता है। अगर ग्लूटामेट जुड़ा है तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ग्लूटामेट की जगह विलाइन जुड़ जाए तो वहाँ पे आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिकल लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब फ्रेम में चीजें जो फ्रेमिंग की गई थी वही चीज चेंज हो जाना, मतलब जब आप डीएनए के कोड या जीन के कोडॉन को पढ़ोगे तो उनमें ही चेंजेस आए, यानी रीडिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। मान लो आप AUGACT, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हो, ठीक। अब यहाँ पे एक इंसर्शन आ गया किसका, C का। अब हमें पहले क्या पढ़ना था, या इसको हम कलरफुल पेन से दूसरे कलर से देखते हैं। यहाँ पे इंसर्शन आ गया क्या, C का। पहले हम पढ़ रहे थे इन तीनों को, क्योंकि रूल तो यही कहता था, 3-3 के फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन जैसे ही C इंसर्ट हुआ क्या पढ़ेंगे हम, AUG एक साथ पढ़ेंगे, CAC एक साथ पढ़ेंगे, और T क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी फ्रेमिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, पढ़ने की जो रीडिंग का तरीका था वो बदल गया, इसी को हम कहते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब है ये साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन यानी गड़बड़ी तो हो रही है लेकिन चुपके से, ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि पता ही ना चले। यहाँ पे होता क्या है, GGA या GGU ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके ग्लाइसिन को कोड करते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन को अगर कोड कर रहे हैं, अब आप सपोज करो यहाँ पे पहले पढ़ो ये है क्या, चेंज इन बेस बट नो चेंज इन द प्रोटीन। बेस में तो चेंजेस आया, मतलब क्या था, GGA होना था और हो क्या गया, GGU
यू, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये दोनों ही कोड किसको कर रहे हैं? ग्लाइसिन को। यानी गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है उनमें कोई गड़बड़ी, मेनली रिजल्ट क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में कोई ऐसी हमें कमी देखने को नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही, आप जब देखोगे जेनेटिक कोड वाले जो ग्राफ है, टेबल है, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे एक ही बेसिकली जो भी कोडॉन है वो कई सारे, मतलब आपके जो भी प्रोटीन है वो कई सारे कोडॉन से कोड हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप चीज़ें देखोगे कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पेयर वो सारे क्या है? डिसिमिलर है, लेकिन किसी एक ही प्रोटीन को कोड करते हैं, और यही कहलाता है हमारा क्या? अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है तो इनमें कहते हैं क्या? साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन यानी म्यूटेशन गड़बड़ी हो रही है लेकिन चोरी से, यानी ऐसी चोरी जो पकड़ी ही ना जाए। यहाँ पे प्रोटीन तो वही बनना था, चाहे GGA जुड़ता या GGU, प्रोटीन तो सेम बनने थे, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे एक ही जगह यू जुड़ा। हालांकि प्रोटीन जो हमारा है वो अभी भी सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है tRNA। tRNA या द एडाप्टर मॉलिक्यूल, इनको ही क्यों कहा गया है, पढ़ते हैं इनके बारे में। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल which could read the code on one end and on the other end could bind specific amino acid, ठीक है। जो tRNA है ये हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ही ये बेसिकली ये मॉडल तैयार करके हमें बताया कि यहाँ पे क्या है, एक साइड में जो स्टैंड है उसके एक साइड में वहाँ पे रीड हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कोड जो भी रीड करे उसके हिसाब से कोडिंग करके जो भी उनको अमीनो एसिड या प्रोटीन बनाना उनका फॉर्मेशन हो रहा है। समझते हैं इनको। द tRNA then called ssRNA soluble RNA was known before the genetic code was postulated, ठीक है। मतलब क्या है इनका कि जो tRNA है पहले के टाइम में, हालांकि जेनेटिक कोड के बारे में जब हमें कुछ नहीं पता था तब भी हमने tRNA के बारे में काफ़ी सारी स्टडी करके रखी थी, लेकिन हम उस टाइम tRNA नहीं, क्या बोलते थे? sRNA, S फॉर सॉल्यूबल RNA, ठीक है। उस टाइम पे ही हमने tRNA के बारे में, सोचो आप जेनेटिक कोड के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन tRNA का पता था। बेसिकली tRNA का कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जेनेटिक कोड क्या है? कोड करना। T फॉर ट्रांसलेशन RNA, तो ट्रांसलेट जो ट्रांसफर RNA कर रहा है वो क्या ट्रांसफर कर रहा है? अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक कोड की जो बेसिकली आप पढ़ रहे हो उनके बारे में, जेनेटिक कोड, इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। पहले क्या पता चला था? tRNA, लेकिन उस टाइम हम tRNA नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते थे उस टाइम? sRNA, S फॉर सॉल्यूबल RNA। अब ये tRNA का जैसे जैसे पता चला, इनके बारे में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बेसिकली बताया। However, its role as an adopter molecule was assigned much later। ये जो एडॉप्टर मॉलिक्यूल है, यानी ये कोड कर रहा है चीज़ों को, अमीनो एसिड को लाके जोड़ रहा है, ये इसका जो फंक्शन है ये बहुत बाद में पता चला। पहले से बस हमें नाम पता था और कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ पता ही नहीं थे। ये जेनेटिक कोड की जैसे जैसे पढ़ाई होती गई वैसे वैसे उसके बाद हमें tRNA का मेनली फंक्शन पता चला कि वो एज अ एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी बिहेव करता है। स्ट्रक्चर क्या है tRNA का? tRNA इज लुक लाइक क्लोवर लीफ। 2D स्ट्रक्चर अगर हम उनका देखें तो वो क्लोवर लीफ, ठीक है, क्लोवर यानी लॉन्ग का जैसे लीफ होती है वैसे कुछ स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन अगर हम इनका 3D स्ट्रक्चर में देखें तो इन्वर्टेड एल लाइक, ठीक है, एल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्वर्टेड एल, यानी एल अगर ऐसे है तो ऐसे कुछ, अगर हम 3D के बेसिस पे देखें तो, ठीक। लेकिन 2D में इनका स्ट्रक्चर क्या है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो tRNA है इनके 5 आर्म हैं। हालांकि हमारे पांचों के पांचों आर्म एनसीईआरटी में लिखे नहीं गए हैं, डायग्राम में आपको दिखेगा, लेकिन वो लिख के नहीं बताया उनका फंक्शन क्या है। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड है, चाहोगे तो अच्छी खासी मार्क यहाँ से गेन कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम दे दे के हट गया है, और वो नाम एक जगह नहीं है, 2-3 जगह वो छाट छाट के दिया हुआ है। तो वहाँ पे हमने चीज़ों को मर्ज करके एक ही जगह रखा है। देखते हैं वो 5 आर्म है क्या। पहला है एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप क्या करता है? इट हैज़ बेस
कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड ऑफ mRNA, ठीक है, ये क्या करता है, कोड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को कोड करता है mRNA पे। जो mRNA पढ़ेगा उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री कोड किसके जिम्मे है, एंटीकोडॉन लूप के पास। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये करता है इन टू विच अमीनो एसिड बाइंड। नाम में ही चीज़ें हैं। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड का मतलब क्या है, ऐसा एंड जहाँ पे अमीनो एसिड आके क्या होंगे, बाइंड होंगे। नेक्स्ट है टी लूप, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग द राइबोसोम। टी लूप का फंक्शन क्या है, राइबोसोम को बाइंड करके रखना। नेक्स्ट है डी लूप, हेल्प इन बाइंडिंग द एमिनोसाइलेज सिंथेसाइज। अब आपके ट्रांसलेशन वाली चीज़ में एमिनोसाइल सिंथेसिस का फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे बाइंड हुआ है ये नहीं पता था, तो याद रखना है ये बाइंड कहाँ हो रहा है, टीआरएनए के डी वाले लूप पे। अभी हम वो सारे लूप को स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी समझेंगे, फिलहाल अभी बस फंक्शन याद रखना है। टीआरएनए क्या करता है, हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम। डी जो लूप है, डी लूप क्या करता है, ये करता है बाइंडिंग अमीनो एसाइल, इसके बाइंडिंग के लिए होता है। वी लूप, वी फॉर क्या होता है, वेरिएबल। ईच ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये चीज हमें पता ही है कि हर ट्रांसफर आरएनए जो भी कोड करेगा उसका अमीनो एसिड फिक्स होने वाला है, वो जिसके लिए भी कोड करने वाला है वही अमीनो एसिड बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये पता कैसे चलता है, ये वी लूप के थ्रू। इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए का बेसिकली क्या बनाएगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये यही वी लूप की जिम्मेदारी है। पांचों आर्म का फंक्शन समझ में आया। एंटीकोडॉन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करता है, ठीक है, अमीनो एसिड को पढ़ के जितना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा वो जिम्मेदारी किसकी है, एंटीकोडॉन लूप के पास। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड क्या करता है, अमीनो एसिड को लाके बाइंड करता है, ठीक। नेक्स्ट है टी लूप, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को बाइंड करने का काम है। डी लूप के पास काम क्या है, अमीनो एसाइल सिंथेसाइज करने का, ठीक। और लास्ट में हमारा है वी, वी फॉर वेरिएबल लूप। ये क्या करता है कि कौन से पे कौन सा टीआरएनए मॉलिक्यूल जुड़ेगा, उनका क्या स्ट्रक्चर क्या बिहेवियर होगा, ये जिम्मेदारी किसकी रहती है, वी लूप के पास, ठीक। टीआरएनए के वी लूप के पास जो जिम्मेदारी रहती है वो क्या, हालांकि आपको दिया नहीं है लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन भले नहीं दिया है लेकिन नाम दिया है, और वो नाम में कई बार आपके जो हार्ड टाइप, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये तो कभी हम पढ़े ही नहीं थे, ये कहाँ से आ गया कुछ पता ही नहीं। तो वो जो होता है एनसीईआरटी में दिए सब कुछ हैं लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा आपको, इधर उधर इधर उधर, वही नाम में फिर कंफ्यूजन होगी। तो इससे बेटर है कि सारी चीज़ हम एक ही जगह पढ़ लें, तो हेल्प हो जाएगी, आगे में कोई डाउट नहीं आएगा ऐसा, ठीक। तो वी लूप क्या करता है, ट्रांसफर करता है आरएनए को टू स्पेसिफाइड द पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ठीक। और क्या करता है, रिकॉग्नाइजिंग द टीआरएनए मॉलिक्यूल। ये दो फंक्शन इनका याद रखना है। ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एक चीज याद रखना, हमारी एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, यानी ये जो वेरिएबल लूप है ये इधर की साइड निकला हुआ है। तो आपको एक चीज याद रखनी इसमें क्या, कि राइट साइड में हमेशा टी लूप प्रेजेंट होगा, जिधर साइड वेरिएबल लूप होगा वी और टी साथ में होते हैं, ठीक है, वी और टी साथ में होंगे, और डी वाला क्या होगा, टी के अपोजिट, ये याद रखना है, ठीक। टी और वी साथ में, टीवी टेलीविजन देखते होगे ना, तो टीवी को हमेशा साथ में रखना, हालांकि पढ़ते टाइम साथ में मत रखना, यहाँ पे समझने वाली बस बात है कि टीवी को साथ में रखना, और इनवर्स में क्या कर देना, डी लूप को। ये बेसिकली क्या है, टीआरएनए का एक पोजीशन क्या है जहाँ पे हमारे बाइंड करेंगे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर, और दूसरा क्या है, अमीनो एसिड आके जहाँ पे एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टर वाला एंड। तो ये दो चारों के पांचों आप लूप देख रहे हो, ठीक। एक क्या है टी लूप, एक क्या है डी लूप, एक है वेरिएबल लूप, और एक है एंटीकोडॉन लूप, और ये वाला लूप क्या है, एक्सेप्टर, ठीक है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर वाला लूप। तो ये पांचों के पांचों लूप का फंक्शन और इनका डायग्राम अच्छे से समझना, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आप डायग्राम बनाना, और दो या बेसिकली एक एक पॉइंट ही, सबके बारे में सिर्फ एक पॉइंट बताना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। एग्जाम में जब भी आएगा 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आता, 3 मार्क्स से अबव जाता है, 3 या 3 से अबव, तो वहाँ पे डायग्राम बना के ही एक्सप्लेन करना मस्ट है।
नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसक्रिप्शन वाली चीज़ें डीपली पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। क्या हो रहा है यहाँ पे? refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide, polypeptide या प्रोटीन। ठीक है, जो भी पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड का होगा उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल याद रखना है कि अमीनो एसिड आपके, हमने शुरू से कहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये याद रखना है। ठीक है, आपके एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से ज़्यादातर बनते हैं। तो प्रोटीन को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड बन रहा है तो बेसिकली वहाँ पे एनर्जी तो लगेगी, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी आएगी। एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना, जीटीपी का फंक्शन क्या था और ये कहाँ पे जुड़ रहा था? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जीटीपी की। ठीक, आप बताओगे इनका फंक्शन और ये कहाँ पे जाके बाइंड कर रहे थे। एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बाइंड एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टू द करस्पॉन्डिंग टीआरएनए। अभी हमने बताया था एसिटाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ठीक, वो बाइंड कहाँ करता है? एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड करस्पॉन्डिंग टू टीआरएनए। जहाँ पे ये कहाँ पे था? अमीनो एसाइल वाला कॉन्सेप्ट पिछली स्लाइड पे ही दिया था, डी लूप वाले में। ठीक है, वहीं से ये आया। हमने कहा ना हर चीज़ एनसीईआरटी में है, लेकिन एक जगह आपको नहीं मिलेगा, हर चीज़ एक दूसरे इधर उधर छटके हुए मिलेंगे। तो बेसिकली चीज़ें एक जगह पहले रखो और उसके बाद चाहो तो साथ में नोट्स बनाते रहो आप। ठीक है, रिवीजन के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, एक शॉर्ट माइंड मैप टाइप का नोट्स बनाते रहिए। इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडॉन एमआरएनए। ठीक है, जो भी इनिशिएशन होगा कौन कर रहा है? एयूजी वाला, इनिशिएटर कोडॉन वही था। तो जैसे ही एमआरएनए पे वो इनिशिएटर कोडॉन दिख गया, वैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए, राइबोसोम को भी बाइंड करना रहता था। ठीक है, राइबोसोम कौन बाइंड करता था? टी लूप, डी लूप, वी लूप, कौन सा बाइंड करता था? ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको याद रखनी है फंक्शन के साथ। ठीक है, टी लूप का फंक्शन, डी लूप का फंक्शन, जब तक आपको चीज़ें एक चीज़ दिमाग में याद नहीं होगी, चीज़ें ये चैप्टर में कन्फ्यूज़न आएगी। और कन्फ्यूज़न को दूर करने का बेस्ट तरीका है रिवीजन। जितनी बार में भी समझ में ना आए रिवीजन करते रहो, क्योंकि ये चैप्टर देख ही चुके हो आप। 20 मार्क्स अकेले ये यूनिट लेके आ रहा है, तो 20 मार्क्स पाना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि यार डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो तो हम पढ़ लिए हैं, आ गया, वहीं से काम नहीं बनने वाला है। एग्जामिनर को भी पता है कि इतने टाइम से पढ़ रहे हो, क्लास 10 से पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ दिमाग में होंगी। लेकिन जो मेन क्वेश्चन, टफ टाइप, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए यानी चार्ज हम कब कहेंगे? जब उन पे आके उनका अमीनो एसिड आके जुड़ जाएगा। ठीक, बाइंड्स टू एप्रोप्रिएट कोडॉन सीक्वेंसली यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैकेनिज्म। जैसे ही उनके हिसाब के कोडॉन आके जुड़े हैं उन पे, उनको हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए। अब चार्ज टीआरएनए काम, बेसिकली उनका काम क्या है? आगे की तरफ प्रोसेस को बढ़ाना। तो उस पर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मैकेनिज्म वाली चीज़ें, यानी ए के साथ यू, यू सी के साथ जी, ऐसे करके चीज़ें क्या होंगी? जुड़ना शुरू हो जाएंगी। When two charged tRNA are very close, peptide bond formation takes place between the amino acid. मान लो एक tRNA यहाँ पे है, अभी हमने tRNA का स्ट्रक्चर देखा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक है, अब मान लो एक tRNA यहाँ पे है, दूसरा tRNA यहाँ पे है। अगर ये tRNA बहुत क्लोज है तो इनके बीच कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जैसे होगी,
अब उनका आधा फंक्शन, आधा क्या 90% चीजें सॉल्व हो गई। अब आगे की चीजें क्या होंगी, एमिनो एसिड गेट continuously added growing polypeptide chain till a stop codon is recognized on mRNA। ये अमीनो एसिड तब तक जुड़ता रहेगा जब तक उसको स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। जैसे स्टॉप कोडॉन मिला वो चीज़ वहीं के वहीं रुक जाएगी, और जैसे ही रुक गई क्या होगा, ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड एंड पॉलीपेप्टाइड दस फॉर्म इज रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम। ठीक, क्या होगा, जैसे ही स्टॉप कोडॉन मिला, स्टॉप कोडॉन मिलने के बाद ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो वहीं के वहीं स्टॉप। अब स्टॉप होने के बाद चीज़ों को बाहर भी तो जाना है, तो चीज़ों जैसे स्टॉप होगी, जो भी चीज़ें पॉलीपेप्टाइड चेन जो भी फॉर्म हुई वो क्या होगी, राइबोसोम की हेल्प से बाहर। चीज़ें समझ में आई क्या हो रहा है। इनिशिएशन कौन कर रहा है, इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन क्या करेगा, चीज़ों को इनिशिएट करने का काम कर रहा है। अब वहाँ पे चीज़ें इनिशिएट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बस वो AUG देखा, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट किया। अब आगे कौन से बेसेस आ रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, वो सबको कोड करते जाएंगे। ठीक, कोड करते करते जैसे ही उनको स्टॉप कोडॉन दिखा वहाँ पे वो रुक गए। अब रुक गए यानी वहाँ तक की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो उतने दूर का हो गया। अब जैसे ही रुके वो क्या होंगे, राइबोसोमल की हेल्प से क्या होंगे, बाहर, यानी उतनी चीज़ें हमारी बन के कंप्लीट। तो जैसे जैसे कंप्लीट, आप फैक्ट्री देखते हो, ठीक है, फैक्ट्री में क्या होगा, चीज़ें जैसे जैसे कंप्लीट होती रहती, बनती रहती, वैसे वैसे क्या होते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता गया, जब तक उनको स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता, चीज़ें टर्मिनेट नहीं होती, तब तक वो कोड करते रहते हैं। जिस पॉइंट पे उनको स्टॉप कोडॉन दिख गया वहीं पे चीज़ें बंद। ठीक है, स्टॉप कोडॉन किसी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते, ये आपको पहले भी बताया है जब हम पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें वहीं के, जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ तो चीज़ें स्टॉप। अब जैसे ही चीज़ें स्टॉप हुई, काम यहीं के यहीं खत्म। ठीक, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, और वो याद क्या रखना है, इनका स्ट्रक्चर NCERT का ही स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर से समझो, यहाँ पे tRNA था, यहाँ पे भी tRNA है। अभी हमने बताया जो tRNA पास पास में होंगे उनके बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पे ये पढ़ पढ़ के CGU, इनको कौन सा बनाना है, अमीनो एसिड, वो बनाएंगे, फिर सेरेडिन, फिर ग्लाइसिन। ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बेसिकली जो भी कोडिंग करना होगा जिस भी अमीनो एसिड या जिस भी प्रोटीन के लिए, वो बनते जाएंगे। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड जुड़ता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही इनको क्या मिला, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन जैसे ही दिखा, क्या होंगी चीज़ें, ये तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, जैसे स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आया, ये चीज़ें वहीं के वहीं स्टॉप, और चीज़ें जैसे ही वहीं के वहीं स्टॉप होंगी, ये पूरा पार्ट क्या होगा, बाहर। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारे किस में, ट्रांसलेशन में। हमारे इस जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे टफ टाइप के 1-2 मार्क्स, बार बार हम कह रहे हैं 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से। जब भी क्वेश्चन आपके बनते हैं 3 मार्क्स या 3 से ज़्यादा मार्क्स के बनते हैं, और विथ डायग्राम। अगर एग्जाम में आता है, नंबर अच्छे पाने हैं, अगर 3 मार्क्स का आ रहा है, 3 में से 3 पाने हैं आपको फुल मार्क्स, तो बेसिकली डायग्राम बना के एक्सप्लेन करिएगा। लिखिएगा भले ही कम, या 2 लाइन 3 लाइन इनफ है, 4 लाइन इनफ है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आप 10 लाइन भी लिखोगे, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कॉपी चेक करने के लिए वो पढ़ेगा नहीं, उसे मतलब है बस कि आप कितना उस चीज़ के बारे में जानते हो। और डायग्राम बनाने का मतलब है यानी आप उस चीज़ से रिलेट करके चीज़ों को लिखे हो, तो वो अपने आप आंसर, जो भी उसके मार्क्स होंगे, जो भी रेंजिंग होगी, वो दे के आगे बढ़ जाएगा। तो बायो में मार्क्स पाना इतना टफ नहीं है। बायो को बस आप फिगर के थ्रू समझाइए, फिगर के थ्रू जैसे ही समझाना शुरू करोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि वो भी पढ़ना नहीं चाहता। इतनी सारी कॉपीज चेक करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो बात की है ट्रांसलेशन की, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देखते हैं ट्रांसलेशन में हुआ क्या है। refers to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide या प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को ही बनना क्या कहलाएगा, mRNA बना था, DNA से पहले mRNA बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, अब mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है, ट्रांसलेशन। ठीक, सेंट्रल डॉग्मा वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ रखा है। द एमिनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड
विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में एनर्जी भी खर्च होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। नेक्स्ट है एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस बाइंड एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड करस्पॉन्डिंग टीआरएनए। हर टीआरएनए के पास एक एंजाइम आएगा, क्या? एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस। ये बेसिकली आके बाइंड करना शुरू करेगा। इनिशिएटर टीआरएनए बेसिकली ये क्या करता है? टैग देता है। आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, वहाँ का आई कार्ड पहनते हो, ठीक है? अगर वहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारे ही वर्कर है? तो ये टैग देने का काम किसके जिम्मे रहता है? यही हमारा जो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेसेस है। इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडॉन ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पे जैसे स्टार्ट कोडॉन दिखा वो चीज़ें पास आउट होती रहती है। जैसे स्टार्ट कोडॉन दिखा वो चीज़ें ट्रांसलेशन वाली शुरू कर देगा, ठीक? राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए, और एमआरएनए पे क्या बाइंड करना शुरू करेगा? राइबोसोम। नेक्स्ट है चार्ज टीआरएनए, यानी जिन पे भी जो भी कोडिंग होगी वो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए प्रिपेयर होंगे। जो भी बेस पेयरिंग उनको बनानी है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाएंगे, और बेस पेयरिंग के साथ साथ क्या बनना शुरू होगा? जो भी अमीनो एसिड बनना है। अब ये अमीनो एसिड अगर टीआरएनए बहुत पास पास है तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन तब तक होगा जब तक ये अमीनो एसिड पास पास होंगे। और ये अमीनो एसिड कब तक बनेंगे? जब तक उनको स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। जैसे स्टॉप कोडॉन मिला ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जैसे ही रुकी, ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड एंड पॉलीपेप्टाइड दस फॉर्म्ड रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोमल रीजन से क्या होगा? जो भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना वो सारे क्या हो जाएंगे? बाहर।